आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जिसमें जैसा कि इस समय रेस्पिरेशन चल रहा है और रेस्पिरेशन का आज पार्ट 2 है। वो रेस्पिरेशन का जो होता है आज पार्ट 2 है वो। और रेस्पिरेशन जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि चाहे बोर्ड का पेपर हो और चाहे नीट का पेपर हो, इससे जो होता है हमेशा क्वेश्चन रेस्पिरेशन से पूछा जाता है वो। तो लेकिन अब वीडियो स्टार्ट करने के पहले इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसे जो है शेयर कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो यार दोस्त होंगे उनके पास तक ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। तो जैसा कि बच्चों जो ग्लाइकोलिसिस मतलब इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन जब बात करते हैं तो आज अगली हेडिंग आती है मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसकी हिंदी होती है कोशिकीय, माने कोशिकीय श्वसन की क्रियाविधि होता है वो, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जिस समय माने कि श्वसन क्रिया जो है ग्लूकोज माने ग्लूकोज शर्करा से प्रारंभ होती है, जिसमें कि एरोबिक और एनएरोबिक में प्रोसेस जो होता है, जो ग्लाइकोलिसिस होता है, वह उसमें प्रोसेस दोनों में समान होती है वो। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो होता है वह सेल के साइटोप्लाज्म में ही माने सेल के साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस संपन्न होती है वो। और यह जो ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे होता है वह एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में कॉमन होता है, और जो ग्लूकोज होता है उससे जो होता है पार्बिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वो। अब आती है कि इसके बाद जो एरोबिक होता है उसमें क्या होता है कि फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पार्बिक माने फिर पार्बिक एसिड से एसिड को एंजाइम बनता है वो, और एसिड को एंजाइम जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन करता है वो। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि पार्बिक एसिड से एथिल अल्कोहल का निर्माण, एथिल अल्कोहल और कभी कभार ब्यूटारिक एसिड, एस्टिक एसिड, इन सबों का फॉर्मेशन होता है, और इसमें यह ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है वो। और इसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन बच्चों होता है वो। अब आती है कि जब स्टेप की बात करते हैं तो पहला मैकेनिज्म आता है ग्लाइकोलिसिस, और इसको क्या कहते हैं ईएमपी पाथवे कहते हैं वो। तो वास्तव में ग्लाइकोलिसिस जो होता है इसको कहते हैं लिसिस ऑफ ग्लूकोज। लिसिस ऑफ ग्लूकोज माने ग्लूकोज का टूटना जो होता है यह ग्लाइकोलिसिस कहलाता है वो। माने ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और इसको देने वाले 3 वैज्ञानिक थे, इबेडन, मेहरियाफ एंड परनाश। माने इसको प्रस्तुत करने वाले 3 वैज्ञानिक थे इसको प्रस्तुत करने वाले 3 वैज्ञानिक थे। नंबर 1 इबेडन, और नंबर 2 होता है मेरियाफ, और 3rd होता है परनाश। तो 3 वैज्ञानिकों ने इसको मिलकर के प्रस्तुत किया, इसलिए इसको हम ईएमपी पाथवे, इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ठीक है। अब आती है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है इस सेल के साइटोप्लाज्म में जो होता है ये संपन्न होता है वो। अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि ये 10 स्टेप में पूरा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। माने कि ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है वह 10 स्टेप में पूरा होता है वो। तो जब 10 स्टेप की बात करते हैं तो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट फास्फोराइलेशन। तो फर्स्ट फास्फोराइलेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है वो। माने फर्स्ट हेडिंग आता है
फर्स्ट फास्फोराइलेशन, फर्स्ट फास्फोराइलेशन। तो फर्स्ट फास्फोराइलेशन में क्या होता है कि इस क्रिया में ग्लाइकोलिसिस माने कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो होता है एटीपी से कंबाइन करके हेक्सोकार्डियल एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट और एडेनोसिन डाइफास्फेट का ये निर्माण करता जो है वो। माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है हेक्सोकार्डियल एंजाइम और मैग्नीशियम आयन जो होता है इसमें मतलब इस एंजाइम की उपस्थिति में होता है वो। अब आती है कि सेकंड होता है, इसके बाद क्या कहते हैं, नंबर सेकंड स्टेप आता है। नंबर फर्स्ट स्टेप हो गया और सेकंड कहलाता है आइसोमेराइजेशन कहलाता है वो, आइसोमेराइजेशन। अच्छा, आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट का एक मॉलिक्यूल जो होता है फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है जो है वो। इसको क्या कहते हैं, इसको हम आइसोमेराइजेशन कहते हैं वो। फिर क्या होता है, सेकंड फास्फोराइलेशन आता है वो। फिर नंबर थर्ड होता है सेकंड फास्फोराइलेशन, सेकंड फास्फोराइलेशन होता है वो। और सेकंड फास्फोराइलेशन में क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट का एक मॉलिक्यूल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की उपस्थिति में फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम मतलब इसमें भूमिका निभाता है वो। एक फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का ये निर्माण करता जो है वो। अब आती है, इसके बाद क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है क्लीवेज आता है वो, क्लीवेज या उसको विदलन कहते हैं वो। और क्लीवेज में क्या होता है कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है यह एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में दो चीज बनाता है वो, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और DHAP, इसका फुल फॉर्म होता है ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटेन फास्फेट, और ये जो दोनों होते हैं ट्रायोज फास्फेट कहलाते हैं वो। अब आती है कि जैसे जैसे माने कि इस केस में क्या होता है, जब विदलन होती है तो जैसे जैसे 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होती है ऑक्सीडाइज होती है, वैसे वैसे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो होता है ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता रहता है वो। अब आती है कि 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है यह फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल से कंबाइन करके यह 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल का ये फॉर्मेशन करता है वो। इसके बाद क्या होता है कि 1,3 फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप को कहते हैं ऑक्सीडेटिव। फिर क्या होता है वो, फिर इसको बोलते हैं माने कि ये वाला स्टेप जो क्लीवेज बाद ये वाला स्टेप जो होता है, क्लीवेज के बाद ये स्टेप कहलाता है थर्ड फास्फोराइलेशन होता है जो है वो। अब आती है कि नेक्स्ट होता है कि 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है यह ट्वाइस NAD और डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो, डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होता है इसकी उपस्थिति में माने क्या काम करता है, ट्वाइस NAD2S का ये फॉर्मेशन करता है और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल इससे बन जाते हैं वो। अब आती है कि ट्वाइस NAD2H अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाएं तो एक NAD2S से जो होता है वह 3 ATP का फॉर्मेशन होता है वो। अब चूंकि 2 NADTH होते हैं इसलिए 3 दुआएं 6 माने कि 6 ATP फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है, क्योंकि NAD2S के एक मॉलिक्यूल से 3 ATP बनते हैं तो 2 NADTH से कितना बन जाएंगे, 2 तिहाई 6 ATP फॉर्मेशन हो जाता है वो। लेकिन ये तभी होता है जबकि यह ट्वाइस NAD2H जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माने ETS में जब एंट्री करते हैं। अब आती है नेक्स्ट होता है नेक्स्ट हेडिंग आता है फर्स्ट ATP जनरेशन। अब फर्स्ट ATP जनरेशन में क्या होता है, अगली हेडिंग होती है फर्स्ट ATP जनरेशन। उस केस में क्या होता है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का दो मॉलिक्यूल और 2 ADP से मिलकर के तथा फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड
और 2 एटीपी का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए कि एटीपी माने एटीपी का जो है वो 2 एटीपी का यहाँ पर क्या हुआ, ये जनरेशन हुआ जो है वो। अब फिर अगली हेडिंग होती है आइसोमेराइजेशन, नेक्स्ट आता है और उसे हम कहते हैं आइसोमेराइजेशन कहलाता जो है वो। और आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल जो है फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड का ये 2 मॉलिक्यूल का ये फॉर्मेशन कर देता जो है वो। अब आती है कि अब इसके बाद क्या होता है, फिर डिहाइड्रेशन, नेक्स्ट हेडिंग आती है और उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं वो, डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल जो है वो इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है 2 फास्फोइनॉल पार्बिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का ये निर्माण करता है वो। और फिर आता है, फिर लास्ट हेडिंग होती है सेकंड एटीपी जनरेशन, सेकंड एटीपी जनरेशन कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, 2 फास्फोइनॉल पार्बिक एसिड का जो 2 मॉलिक्यूल था यह फास्फोपार्बेट ट्रांसफास्फोराइलेज और पार्बिक एसिड कालेज एंजाइम की उपस्थिति में पार्बिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का ये निर्माण कर देता जो है वो। माने क्या मतलब कि ये जो होता है इसको कहते हैं सेकंड एटीपी जनरेशन कहते हैं, जिसमें 2 फास्फोइनॉल पार्बिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल जो है यह 2 एडीपी और फास्फोपार्बेट ट्रांसफास्फोरिलेज और पार्बिक एसिड कालेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है पार्बिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का ये निर्माण करता है। और यह पार्बिक एसिड का मतलब पार्बिक ए जो है ग्लाइकोलिसिस का ये लास्ट स्टेप होता जो है वो। अब आती है कि ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पार्बिक एसिड की 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो। और इस क्रिया में क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पर शुद्ध लाभ जो होता है, माने शुद्ध लाभ जो होता है इसमें ग्लूकोज से, माने क्या मतलब कि इस क्रिया में जो होता है वास्तव में कि शुद्ध लाभ जो होता है 4x2 माने कि 2 एटीपी बने 4 एटीपी, 2 एटीपी यहाँ बना जो है वो और 2 एटीपी यहाँ बना, तो 4 एटीपी का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है वो। और उपयोग में कितना आते हैं, 1 2 एटीपी उपयोग में आते हैं वो। तो 4 एटीपी माइनस 2 एटीपी, तो ए बराबर हो जाएगा 2 एटीपी। माने इसमें क्या होता है कि माने कि इसमें जो होता है कि जो मतलब कि 2 एटीपी का लाभ होता है वो। लेकिन अगर ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाए जो है वो, तो 2 3 6 माने कि क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा जो है वो 2 3 6 एटीपी इससे बन जाता है वो। तो 6 एटीपी ए हो गया और 2 एटीपी ए हो गया जो है वो। तो कितना हो जाता है ये टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 8 एटीपी का हो जाता है जो है। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि जो होता है इससे क्वेश्चन जो है ये रहता है ये। तो इतना माने कि इंटर स्टेप पूरा होता है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप और ये 10 स्टेप कहते हैं वो। तो इसके अवलोक मतलब कि इसको बताने वाले जो है वो 3 वैज्ञानिक थे, एम्बेडन, मेहरियाब एंड बर्नार्ड। और उन्हीं के नाम पर इसको क्या कहते हैं, इसको हम ईएमपी पाथवे, ईएमपी इसको हम पाथवे भी कहते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं, एम्बेडन, मेहरियाब एंड द बर्नार्ड पाथवे कहलाते जो है वो। अब आती है कि माने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो। तो अब आती है कि इस क्रिया में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन इसमें नहीं होता जो है वो। तो ये रहा टोटल ग्लाइकोलिसिस के बारे में, ये रहा जो है वो। अब आती है कि नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हेडिंग आता है डिकम्पोजिशन ऑफ द पार्बिक एसिड। इसकी नेक्स्ट हेडिंग होती है डिकम्पोजिशन ऑफ पार्बिक एसिड। मींस पार्बिक एसिड जो होता है उसका किस प्रकार से जो है वो विघटन होता है वो। डिकम्पोजिशन ऑफ पार्बिक एसिड, decomposition of
पार्बिक एसिड, और इसकी हिंदी होती है पार्बिक अम्ल का विघटन। बच्चों इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। वो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।